हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सेम नेम सेम लोगों के साथ, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला करंट अफेयर और न्यूज़ है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग को क्रिप्टो करेंसी पे तो फोकस कर ही रहे हैं। हमारा इंडिया का खुद का भी एक क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ई रुपी है ना, उस पर तो हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग को मेन फोकस करना चाहिए स्टेबल कॉइन्स पे दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इंडिया में क्या स्टेटस है, उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, मतलब जो इंडिया की क्रिप्टो करेंसी है जिसको मतलब लीगली मतलब मिला गया है टेंडर, तो वो कौन सी है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे स्टेबल कॉइन का है, मतलब 4 पॉइंट जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी होती क्या है दोस्तों। जैसे हम लोग लोकली मतलब फिजिकल में, जैसे हम लोग को ये 10 रुपये का नोट है या 20 रुपये का नोट, ये सब हमको कहाँ मतलब कैसे मिलता है, फिजिकल रूप में मिल जाता है। अगर जब यही मतलब मान लें आ लीजिए जब मतलब वर्चुअली मिले, मतलब जो मतलब आप फिजिकली पकड़ नहीं सकते हैं ना, तो वो सब डिजिटल करेंसी हो जाती है। ठीक है, यही क्रिप्टो करेंसी क्या होती है दोस्तों, एक डिजिटल या फिर वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी होता है जो कि क्रिप्टोग्राफी से मतलब सिक्योर किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना है, मतलब जैसे जो उसका कोड है उसको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जो कि मतलब जो ऑथराइज पर्सन होगा या ऑथराइज लोकेशन होगा, तो वहीं पे मतलब वो मतलब से ईजिली मतलब सिक्योर हो पाएगा, या फिर देख सब उसी के पास ही एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म है दोस्तों, मतलब जो एक्चुअल में जो है उसको इनक्रिप्ट करना ताकि वो सिक्योर रहे। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों ना, ये जैसे कि एक होता है ना, बहुत सारे यूनिट होते हैं, वो एक एक से एक बीच वाला जो मेन होता है इससे सब कनेक्टेड होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज मतलब सबका अलग अलग है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है पर सब अलग अलग। जैसे ये इससे कनेक्टेड है, 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 ऐसे ही ये लिंकअप है पर कोई एक बीच में कोई मेन नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों। और जो भी इसमें क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, अब इसमें हम जान लीजिए ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, मतलब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क समझ रहे हैं दोस्तों, कोई मेन नेटवर्क नहीं है बीच में। जैसे ये सब अगर मान लीजिए कोई एक मेन कंप्यूटर है और ये बाकी कंप्यूटर हैं, तो ये सब इससे लिंक होंगे, पर इसमें कोई मेन कंप्यूटर नहीं है, सब इंटरलिंक हैं, पर मतलब बीच में कोई मतलब मेन वाला कोई लिंक नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक, यही क्या है कि मतलब एक तरह से लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मतलब हमारा जो रुपए है उसको फियाट मनी कहा जाता है ना। जैसे कोई करेंट मतलब कंट्री है उसकी जो मतलब वो जो रुपये मतलब जो करेंसी वो मतलब लीगली मतलब टेंडर के हिसाब से बाहर निकालता है, जो मतलब आप ले जा सकते हो, मतलब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप ये 10 रुपये खर्च कर सकते हैं, मार्केट में होता है ना। तो वैसा उसका कोई मतलब बैकअप थोड़ी होता है। तो वो बस ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो रखा है। अगर 500 रुपये का नोट है हमारे पास, अगर उसको गवर्नमेंट बोल दे कल से ये नहीं चलेगा, तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, कोई नहीं लेगा आपसे, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना। तो उसको कौन ऑथराइज करता है, वो सेंट्रल अथॉरिटीज जैसे बैंक हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया। तो इसमें ये इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको मतलब ऑथराइज करिए, नहीं, ये उन पर रिलाई ही नहीं करता दोस्तों। ठीक है, और ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये पीयर टू पीयर है, मतलब नोट टू नोट, मतलब एक कंप्यूटर तो कंप्यूटर, या फिर आप समझ लीजिए कोई सेंट्रल वाला नहीं है, नोट टू नोट ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है विदाउट कोई इंटरमीडिएट। अगर मान लीजिए ये इससे कर रहा है, इसको अगर इसको करना है तो ये डायरेक्ट इसको कर देगा ट्रांसफर। ठीक है, इसमें बीच में ये नहीं कि पहले आप इसको करो फिर यहाँ से होगा फिर यहाँ पे, नहीं, डायरेक्ट मतलब इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसमें जो मतलब एनक्रिप्शन होता है, वही जो क्रिप्टोग्राफी में बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा फॉर्म जो मतलब रीडेबल ना हो, मतलब और प्रोटेक्शन बनी रहे, तो वही एनक्रिप्शन इंश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी और प्राइवेसी और ऑनरशिप प्रूफ सारा चीज़ प्रूफ करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको माइन किया जाता है। माइन किया जाता है मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर के साथ, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के साथ माइनिंग होती है, मतलब न्यू यूनिट्स आर ऑफन, मतलब रेगुलर ही बनते रहते हैं, मतलब क्रिएटेड थ्रू माइनिंग। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, उसको ब्लॉकचेन क्या प्रोवाइड कराता है, यही है सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी। जब अगर डिसेंट्रलाइज हो गया है दोस्तों, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंसी अपने आप ही मेंटेन हो जाता है ना। बाय रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार जब आ गया ना दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए उसमें कोई भी डाटा इनपुट हो गया तो वो रहेगा वहाँ पे और सबके लिए विजिबल रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इम्यूटेबिलिटी है, मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई अगर हट जाएगा तो वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
एग्जाम्पल में आप देख लीजिए बिटकॉइन है। बट इसमें क्या है दोस्तों ना, क्रिप्टो करेंसी में मतलब आपका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी मतलब समझ लीजिए कभी मान लीजिए किसी का दाम मतलब 10 लाख रुपए हो गया एक कॉइन का, कभी समझ लीजिए अचानक से 10 रुपये भी नहीं होता है। ये इसमें चलता रहता है, ठीक है। इसी के सॉल्यूशन के लिए तो ये स्टेबल कॉइन आया है। ये जो स्टेबल कॉइन की बात करनी है सीतारमण जी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इसी के लिए बात कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस इंडिया में क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में दोस्तों, ये एक मतलब लीगल तो है कि आप इसको खरीद सकते हो, आप इसको बेच सकते हो, इसको आप होल्ड भी कर सकते हो, आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो, पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर जैसे हमारा रुपी नोट होता है ना, ये सब लीगल टेंडर है, ठीक है। मतलब इनको लीगली अलाउ किया जाएगा, ऑथराइज किया गया, इसको ऑथराइज नहीं किया, ऑथराइजेशन नहीं हो रखा है। किसको लीगल टेंडर दिया गया है, जैसे जो हमारा डिजिटल करेंसी है ना इंडिया का, ई रुपी, उसको किया गया है, ठीक है। इसको कैसे क्लासिफाई किया गया इंडिया में, तो इसको क्लासिफाई किया गया वीडीए के फॉर्म में, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर इंडियन लॉज के अंडर में इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर आपको इससे फायदा होता है तो इस पर जो टैक्स कटेगा वो 30% कटेगा। और मान लीजिए कोई एक मतलब बेंचमार्क रहता है ना कि इससे ज़्यादा अगर होगा तो उस पर 1% एक्स्ट्रा टैक्स कटेगा टीडीएस के रूप में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर आपका गेन हो गया तो उसमें 1% और एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक। और ध्यान रखिए, आरबीआई ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और इट्स माइनिंग तो लीगल है बट टैक्स्ड एज अ बिजनेस इनकम, ठीक है। मतलब आप माइनिंग करिए पर उसका जो टैक्स किया जाएगा वो एज ए किया जाएगा जैसे बिजनेस के रूप में हो, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये अभी आया तो नहीं है कॉइन्स एक्ट 2025, पर सरकार तैयारी कर रही है कि इसको लाने के लिए, जिसकी द्वारा मतलब इस क्रिप्टो करेंसी को जो इंडिया में है ना क्रिप्टो करेंसी, उसको मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, मतलब रेगुलेट कर सकें, ठीक है। उससे रिलेटेड लॉ बना सकें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है मतलब इंडिया में जो मतलब डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर के रूप में है ऑथराइज, वो है दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। ये है ई रुपी, है ना, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यही है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म ऑफ द इंडियन रुपी किसके द्वारा इशू किया गया है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये रिकॉग्नाइज्ड है एज ए लीगल टेंडर दोस्तों, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट का बैक मिला हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट बैक डिजिटल करेंसी है, ठीक। और ध्यान रखिए, इसको जो है एज ए पायलट प्रोग्राम चलाया गया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। 2 फॉर्म में, एक तो आपका जो रिटेलर है उनके लिए CBDCR, और जो होलसेल हैं उनके लिए CBDCW फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट में चलाया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मैटर पे, जिसकी बात कर रही हैं सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रही है कि हम लोग को क्रिप्टो करेंसी के अलावा अब हम लोग को स्टेबल कॉइन्स पे भी फोकस करना चाहिए दोस्तों। स्टेबल कॉइन्स क्यों हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी ही मान लीजिए एक तरह से, पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी नहीं, मतलब कॉइन्स मान लीजिए, मतलब इसको मतलब आप समझ लीजिए तरह तरह से बैक मिल जाता है। जैसे जो मतलब फियाट मनी होता है, फियाट मनी वो है दोस्तों ना, जैसे कि मतलब जो फिजिकल फॉर्म में रुपया आता है ना, रुपये हो गया या फिर US डॉलर हो गया, इसको वो पर्टिकुलर कंट्री मतलब ऑथराइज करती है ना, एक लीगल टेंडर की तरह निकालती है कि हाँ इसमें अगर 10 रुपये लिखा है तो आप 10 रुपये मान्य है कि आपको 10 रुपये मिलेगा, मतलब 10 रुपये का सामान मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे मतलब अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी जैसे सोने के साथ बैक कर दो तो सोने का दाम कितना गिरता है, ज़्यादा गिरता है नहीं, चढ़ता रहता है, तो मतलब उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इन्हीं सब से बैक किया जाता है, मतलब समझिए एंश्योर्स स्टेबल वैल्यू बाय पेगिंग मतलब बैक करना, ठीक है। मतलब किसके थ्रू, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फिएट करेंसी के थ्रू कोई और मतलब कॉइन निकाल देना, या फिर मान लीजिए गोल्ड के रिस्पेक्ट में एक और कॉइन निकाल देना, ठीक है। जो अगर गोल्ड गिरेगा तो वो भी गिरेगा, गोल्ड चढ़ेगा तो वो भी चढ़ेगा, ठीक है। पैकिंग टू एन एसेट लाइक फिएट मनी करेंसी, फिएट करेंसी वही है दोस्तों, गवर्नमेंट इशूड मनी नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड। सिर्फ मतलब गवर्नमेंट इशू करती है पर कोई गोल्ड से बैक नहीं होता वो, ठीक। उसके बाद कमोडिटी में सोना चांदी हो गया, इससे बैक कर सकते हैं। इसमें यही है जो क्रिप्टो करेंसी में इतनी मतलब हाई वॉलेटिलिटी होती है, जैसे मतलब बिटकॉइन हो गया या फिर इथेरियम हो गया, ये सब क्या है कि मतलब इनका दाम घटता बढ़ता रहता है, और कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है और कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया कि मतलब टेंशन ना हो इतना, ठीक है। और इसमें देखिए टाइप्स क्या है, 4 तरह की होती हैं दोस्तों। एक तो फियाट बैक्ड मतलब स्टेबल कॉइन होते हैं, एक क्रिप्टो बैक्ड होती हैं, ठीक है, एक होता है कमोडिटी बैक्ड होती हैं, ठीक है। उसका एक चौथा होता है एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन। ये 4 तरह के स्टेबल कॉइन होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड न्यूज़, सेकंड करंट अफेयर है दोस्तों, कफ सिरप के बारे में। अभी हाल फिलहाल के एक्चुअली क्या आप 2022 में शायद हो, मतलब गाम्बिया में क्या है कि बहुत सारे बच्चे मतलब मर गए थे कफ सिरप पी के इंडिया का। तो उस समय भी मतलब टेस्ट वोस्ट किया गया था, तो मतलब वो केमिकल निकले थे, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल डाइथाइलिन ग्लाइकोल निकला गया था, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, तो मतलब एक मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कुछ बच्चे मर गए हैं कफ सिरप पीने से, ठीक है। अब सेंटर तो दावा कर रही है कि मतलब जैसे राजस्थान में शायद दावा कर रही है कि मतलब इन्होंने जो पिया है वो कफ सिरप ये वाला नहीं था, कुछ
और पी लिया था और उसके कारण इनकी डेथ हुई है। तो पर क्या है, जब तमिलनाडु ने इसका टेस्ट किया उस कफ सिरप का, तो उसने बोला नहीं भाई साहब इसमें मिलावट है, मतलब कफ सिरप नॉट कंटेमिनेटेड, ये सेंटर ने कहा, और तमिलनाडु के टेस्ट ने कहा कि मतलब डिटेक्ट्स एडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट है इसमें। क्या मिलावट है, तो उसने बोला इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है दोस्तों, ठीक है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है दोस्तों, ये एक डिमर है इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब डिमर मतलब होता है जो मतलब डुअल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर इंटू 2 कर दोगे तो वही है, मतलब जैसे ये 2 कार्बन होता है, ये 4 कार्बन वाला डिमर है, ठीक है। अब डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये कलरलेस, ओडोरलेस, उसके बाद स्वीट टेस्टिंग, मतलब जिसका मतलब मीठा वाला टेस्ट आ जाएगा, वो वाला लिक्विड है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये पानी हो या अल्कोहल हो या ईथर हो या एसीटोन हो या इथाइलिन ग्लाइकोल हो, इसमें मिक्स हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आप जान लीजिए ये इंडस्ट्रीज में ऐसे सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। सॉल्वेंट यूज़ होता है किसके लिए, जैसे मान लीजिए प्लास्टिसाइज है ब्रेक करना हो, या फिर मतलब ब्रेक फ्लूइड जो होते हैं वो उनको करना हो, लुब्रिकेंट्स हो गया, और एज ए ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों ना, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा मॉइस्चर को मेंटेन करे, मतलब इन्वायरमेंट से मॉइस्चर लेके उस पर्टिकुलर चीज़ में मॉइस्चर को मेंटेन करे, किसके लिए, जैसे तंबाकू हो गया या प्रिंटिंग इंक हो गया, उनके लिए, ठीक है। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम होता है किसके लिए, नेचुरल गैस। अब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं मतलब डायरेक्ट, मतलब जो ड्राई एजेंट होता है उनकी तरह काम करता नहीं दोस्तों, ये केमिकली जो मतलब बाउंड वाटर होता है ना, उससे जाके कंबाइन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ है या फिर कोई भी कंपाउंड है उसमें जाएंगे, और मतलब जो वाटर उसमें एज ए केमिकल मतलब कंपाउंड की तरह वो होगा, उस वाटर से केमिकली कंबाइन करके उसको बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आग पे रख के जो सुखाते, वैसा कोई प्रोसेस नहीं है इसका दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये टॉक्सिक होता है, मतलब इवन अगर मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा लेने तो किडनी फेलियर तक हो जाता है दोस्तों, किडनी हो गया, लीवर हो गया, नर्वस सिस्टम तक ही फेल कर सकता है, एक मतलब नॉर्मल लिमिट से अगर एक्स्ट्रा हो गया तो, ठीक है। और रेगुलर कंजप्शन में भी होता है दोस्तों इसका, ठीक है। उसके बाद यही इथाइलिन ग्लाइकोल सेम वही है दोस्तों, पर यही कि वो डिमर है इसका मतलब डबल वाला है, और इथाइलिन ग्लाइकोल ये सेम वैसा ही है, पर ये जैसे एंटी फ्रीज के लिए काम करता है, कूलेंट के लिए काम करता है, कहाँ पे, ऑटोमेटिव रेडिएटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, अगर मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रहा है तो मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब वो फ्रीज कर जाए, ठीक है, मतलब सिस्टम, ठीक है। तो अब वो मतलब फ्रीज कर जाए, या फिर मतलब ज़्यादा गर्मी हो तो बॉईल कर जाए या उड़ जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को मतलब करता है ये इथाइलिन, मतलब क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को किसी भी केमिकल के उसको लोअर कर देता है, या फिर मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ताकि मतलब विंटर में वो फ्रीज ना करे, और मतलब गर्मी में वो ज़्यादा ओवर हीट ना हो, ठीक है। किसके लिए मतलब यूज़ होता है, यूज एज एंटी फ्रीज एंड कूलेंट इन ऑटोमोटिव रेडिएटर्स टू प्रिवेंट फ्रीजिंग इन विंटर एंड ओवर हीटिंग इन समर, ठीक है। और टॉक्सिसिटी सेम है दोस्तों, जैसे कि डिमर वाला है ना, इसका जो डिमर वाला फॉर्म है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल का, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि किडनी, लिवर, नर्वस, और जो मतलब इफेक्ट इसमें है ना, जो जैसे यूज़ होता है वो सेम इसमें भी यूज़ होता है, मतलब जैसे कि मतलब आप ब्रेक फ्लूइड हो गए, ये सारे चीज़ इसके लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ हो सकता है उसमें, ठीक। उसके बाद चाहे थर्ड न्यूज़ हो, थर्ड करंट अफेयर दोस्तों, ये है आपका नाटो से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों ना, पोलैंड मतलब मान गया है कि मतलब वहाँ पे भी मतलब एक नेटवर्क बनेगा, एक फ्यूल नेटवर्क, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री टेंशन होता है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे नाटो वाली फोर्स आती है, तो उनको मतलब ऑयल की या लुब्रिकेंट्स की या फिर किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पोलैंड टू ज्वाइन नाटोज फ्यूल नेटवर्क, मतलब एनपीएस, नाटो पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। रशिया के टेंशन के बीच में उसने मान गया है कि मतलब हाँ, ये नाटो फ्यूल्स नेटवर्क यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। करीब 300 किलोमीटर का है, बनेगा, अभी बना नहीं है, जर्मनी से लिंकअप रहेगा उसका, ठीक है। तो नाटो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। नाटो क्या है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे मेन ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 1949 में बनाया गया था, और मेन क्या टेंशन था, जो सोवियत यूनियन था ना पहले, जैसे जिसका विघटन 1991 में हुआ था, फिर डिफरेंट कंट्रीज हो गई थी, है ना। वो एक्चुअली क्या है, कंट्री तो हो गई थी, पर इन लोग को डर था कि मतलब कहीं मान लीजिए, बने तो पहले थे, पर बाद में भी यही डर था कि अगर मान लीजिए सारी कंट्री फिर से एक ना हो जाए, है ना। तो वो सब डर था, मेन सोवियत का ही जो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था यूरोप की तरफ, उसके मतलब एक्सटेंशन को रोकने के लिए, है ना, इस चीज़ को लाया गया था, ठीक है। मतलब नॉर्थ अमेरिका और ये आपका यूरोप सब मिलके बनाए थे, करीब करीब मतलब उस समय जब स्टार्ट हुआ था तो 12 कंट्रीज मिलके इसको एज ए फाउंडिंग मेंबर इन्होंने नाटो को स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये वाशिंगटन डीसी में 1949 में साइन हुई थी। अब इसमें जो मेन जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, इटली हो गया, अदर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आएंगे करंट मेंबर, अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें करंट मेंबर 32 हैं, ठीक है। और 32वां जो मेंबर है वो कौन है, स्वीडन, जो कि 2024 में ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की ही राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक पर अटैक हुआ, मतलब सब पर अटैक हुआ। ये एक बार एक्टिवेट हुआ था, जो 9/11 वाला हादसा हुआ था ना यूएसए में,
तो वही उसी के समय एक्टिवेट हुआ था एक बार। और उसके अलावा तो मतलब जैसे कि पीस वाले जो मतलब होते हैं ना एक्सरसाइज मिशन, उसमें पीस कीपिंग मिशन में ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जान लीजिए क्रिएटेड एज डिटरेंट। डिटरेंट मतलब समझ रहे हो, मतलब एक मिलिट्री फोर्स की इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब बनाना, ठीक है, किसके अगेंस्ट, सोवियत के एक्सपेंशन के अगेंस्ट, ठीक है, जो कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर वैसा दौर था ना जिसमें लोग अपनी टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे। मतलब जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, मतलब ये यूएसए हो गया या सोवियत हो गया, ये सब अपनी पावर को बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। ये आर्टिकल 5 ध्यान रखना दोस्तों, नाटो में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसके जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है, मार्क रूटे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जिसके लिए मतलब पोलैंड मान गया है, वो है दोस्तों नाटो पाइपलाइन सिस्टम। ये अभी हाल, इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन को बिछाना, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1950s में स्टार्ट किया था, मतलब जितने भी नाटो वाली कंट्री है उनके आसपास में मतलब करना, ताकि मतलब अगर जब भी मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे आए तो यूरोप में कहीं भी, मतलब जो नाटो वाली कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे उनको ना फ्यूल की दिक्कत हो, ना ल्यूब्रिकेंट्स की दिक्कत हो, ना एविएशन फ्यूल मतलब जो जहाज उड़ाने के लिए चाहिए होता है ना, उसकी दिक्कत हो, ठीक है। तो पोलैंड अभी हाल फिलहाल में एग्री हुआ है किसके लिए, 300 किलोमीटर पाइपलाइन लिंकिंग के लिए, किसके थ्रू, जर्मनी के थ्रू, मतलब जर्मनी और पोलैंड को लिंक किया जाएगा 300 किलोमीटर मतलब पाइपलाइन से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों अभी हाल फिलहाल में, नेशनल पल्सिस मिशन, ये अभी हाल फिलहाल में पारित हुआ है, कितने कब से कब तक के लिए, 2025 से 2031 तक के लिए। और इसका जो बजट अप्रूव हुआ, बजट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, 11,440 करोड़ रुपए इसका बजट अप्रूव हुआ है। इसका मेन काम यही है कि जो पल्सिस का प्रोडक्शन है इंडिया में उसको इंक्रीज करना दोस्तों, ठीक है, और जो इम्पोर्ट हम लोग करते हैं ना उसको डिक्रीज करना, ठीक है। और ये किसके अंडर में स्टार्ट हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मतलब इसमें क्या है कि सब्सिडी दी जाएगी और जो मतलब किसानों की जो दाल की फसल होगी उसको प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बन्नी फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में मनाया तो जाता है, इसी को दोस्तों ना आप समझ लीजिए देवर गुप्ता दशहरा फेस्टिवल भी कहा जाता है, या फिर बन्नी दशहरा फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनोखा क्या है दोस्तों, इसमें कहानी क्या है दोस्तों, एक समय मतलब ये जो टेम्पल है ना, श्री माला मल्लेश्वरा स्वामी टेम्पल, ये देवरा गुट्टा, ये मतलब आंध्र प्रदेश में एक जगह वहाँ पे है। यहाँ पे बोला जाता है पहले 2 शैतान रहते थे, उनको मतलब शिव जी की पूजा की गई, तो शिव जी आए उनको ख़त्म किए, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जा तो रहे हैं प्रभु आपकी बात मान के, पर आप हमारे लिए एक काम करिए, हमको हर साल मतलब एक पशु की बलि चाहिए। तो शिव जी बोले ऐसा तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे एक मुट्ठी मतलब खून चाहिए होता है, ठीक है, मतलब हर साल। तो इसमें क्या है ना कि जितने भी लोग इस वाले फेस्टिवल में आते हैं वो सब 2 ग्रुप में बांट जाते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट के स्टिक डंडा लेते हैं और एक दूसरे को मारते हैं ताकि वो जो खून गिरे, मतलब अब क्या बोला जाए इससे, है ना। तो यही आप ध्यान रखिए, बन्नी फेस्टिवल मतलब यही है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कभी कोई पूछ लेता है ना क्वेश्चन में, ये 2 लोग 2 गुट में बढ़ जाते हैं, मारते हैं, खून निकालते हैं, ये कौन सी फेस्टिवल है, तो ये बन्नी फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, गोपीनाथ सोयन जी हैं, ठीक है। इनकी फोटो एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये है वो पर्सनालिटी गोपीनाथ सोयन जी। ये अभी हाल फिलहाल इनका देहांत हो गया दोस्तों, है ना। ये उड़ीसा के थे और इनको पद्मश्री 2024 में मिला था, तो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक फोक डांसर भी मान लीजिए, इनको सिंगर भी थे, ड्रामा भी करते थे और टीचर भी थे, इन्हीं सब चीज़ों की टीचिंग देते थे। ऑफ ट्रेडिशनल कृष्ण लीला ऑफ उड़ीसा, मतलब ये जो उड़ीसा में मतलब कि जो एक ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक जो मतलब पहले से कृष्ण लीला होती आ रही ना, उसी में मतलब ये महारत है और इसको मतलब काफ़ी ख्याति प्राप्त कराया, मतलब बहुत दूर दूर तक इसको पहचान दिलाया था इन्होंने, ठीक है। गोपीनाथ सोयन कौन है दोस्तों, अब उड़ीसा से है, अभी हाल फिलहाल इनका देहांत हुआ, ठीक है। फिर 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है दोस्तों, 71st वाइल्ड लाइफ वीक, ये 2025 में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है दोस्तों। इसका थीम यह है ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस, मतलब एक साथ का है। अब इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मतलब आप समझिए प्रमोट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कैसे कंजर्व किया जाए, जो जानवरों के बारे में बताया जाए, क्या 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 चीज़ें मतलब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब बताया जाएगा लोगों को, ठीक है, अवेयर किया जाएगा, ठीक है। थीम जान लीजिए और यही जान लीजिए, 2 से 8 अक्टूबर, ये वीक पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों राइट लिवलीहुड अवार्ड 2025, ये 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों या ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव, इंडियन कोई है नहीं दोस्तों, बस समझ लीजिए कि राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है किस 4 लोगों को, बस ध्यान रखिए इसको, बोल रहे बस इतना जान लीजिए। इसको दोस्तों अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब जिसने कोई बहुत बड़ा चेंज लाया हुआ है ना उसके लिए, ठीक है। चाहे मतलब आप समझ लीजिए ह्यूमन राइट के लिए कुछ किया हो, या फिर मान लीजिए कल्चर को मतलब बचाने के लिए किया हो, या वाइल्ड लाइफ से मतलब कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन काम या फिर कुछ अच्छा काम, कुछ बहुत बड़ा सॉल्यूशन खोज दिया हो किसी प्रॉब्लम का, तो उन सबको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ 9th करंट है अफेयर है आपका दोस्तों, मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस,
इसमें जो मोंडिया है दोस्तों ना, इस मोंडिया का मतलब ही है दोस्तों वर्ल्ड, और कल्ट का मतलब है कल्चर, मतलब एक तरह कॉन्फ्रेंस है, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल, मतलब ऐसा कॉन्फ्रेंस जो कि कल्चरल को, मतलब कल्चरल फील्ड को मतलब प्रमोट करता है, वो है मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? स्पेन के बार्सिलोना। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल ये तीसरा मतलब एडिशन है, पर ये स्टार्ट कब हुआ था? पहली बार 1982 में हुआ था ये, दूसरी बार 2022 में मैक्सिको में ही हुआ था, तीसरी बार ये हो रहा है बार्सिलोना स्पेन, मतलब इतने साल का गैप है, तीसरी बार हो रहा है, ठीक है। और वही है कल्ट मतलब कल्चर, और ये मतलब कल्चर को, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि मतलब आप मतलब डेवलप करिए पर कल्चर को भी साथ में लेके चलिए, जैसे इंडिया है ना अपने कल्चर को साथ लेके चलता है ना। इसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? सरल टूल। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली क्या है ना, जो भी मतलब जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो जो कि मतलब बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज रहता है कि एक आम आदमी सीख पाए या समझ पाए उसको, तो उसी के लिए क्या है ना, सरल टूल एक AI बेस्ड टूल है दोस्तों। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये इंडिया की सबसे बड़ी मतलब स्टेटरी बॉडी है जो कि मतलब साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में काम करती है, ठीक है। तो ये जान लीजिए इसी के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। अब AI बेस्ड है, मतलब ये जो मतलब रिसर्च पेपर है या रिसर्च एनालिसिस है उसको मतलब वीडियो को फॉर्म में, मतलब एनालाइज करके वीडियो फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में या सिंपल लैंग्वेज में सामने लाएगी ताकि इंसान भी समझ सके, ठीक है। अब सॉरी दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अनुसंधान आपका नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइज फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मेशन जो है 2023 में, मतलब मोदी जी के द्वारा ही फाउंडेशन किया गया था, इसका फॉर्मेशन 2023 में मतलब इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। और ये एक स्टेटरी बॉडी है, मतलब ये समझ लीजिए किसी एक्ट के थ्रू बना होगा, तो ये किसके थ्रू बना है? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत बना है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए सबसे बड़ी बॉडी इंडिया में अगर कोई है तो यही है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके चेयरमैन हमेशा PM रहते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में मतलब समझ लीजिए एक्स ऑफिशियो अगर चेयरमैन पर्सन कोई है तो वो PM ही होते हैं, अभी मोदी जी हैं, ठीक है। ये अभी भाई है दोस्तों, है ना। और इस बार बजट अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? क्योंकि न्यूज़ में नहीं, इसका जो बजट रखा गया है 2023 से 28 तक के लिए दोस्तों, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था 50,000 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, ठीक है। और मतलब वही जो इनोवेशन है या फिर रिसर्च है इसको प्रमोट करना, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या कोई लेबोरेटरीज हो इंडिया में ना, उन सब के तहत, ठीक है। और किसके अंडर में आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और वही मैंने बताया आपको, टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, लैब्स, सब जगह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, तो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।